हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश का फ्लो का कैलकुलेशन होता है उसे कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो आज सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड से अगर कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो उसके लिए क्या तरीका होगा, कैसे करके उसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले से ये फॉर्मेट बना दिया है कि ये सारा है, इसी तरीके से कैलकुलेट होना है। तो और इसे हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। तो भाई क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या बन रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा मेथड, तो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो का कैसे करेंगे वो हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ए में सारा ऑपरेटिंग कैश रिसीव्स, ठीक है, जो रुपया आया, और बी में सारा ऑपरेटिंग कैश पेमेंट, मतलब बिजनेस से जो रुपया बाहर गया, पेमेंट हुआ, वो दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में क्या सारा रहता है, तो भाई बिजनेस में जो कैश सेल्स हुआ है, नगर में जो बिक्री हुआ है गुड्स का वो या सर्विसेज का, तो वो कैश सेल्स को दिखा दिया। उसके बाद में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और कस्टमर्स, कस्टमर या डेटर से जो पैसा वसूला गया वो दिखाते हैं। और फिर कोई ट्रेडिंग कमीशन, मतलब किसी तरह का कमीशन वगैरह कुछ आया तो वो दिखाते हैं, सारा ये रिसिप्ट है ना। उसके बाद में रॉयल्टीज वगैरह कुछ आया है, रिसिप्ट हुआ है, तो उसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट ये टोटल हो गया, इससे जोड़ लेते हैं, ठीक है। और बी में आते हैं सारा ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। ऑपरेटिंग कैश पेमेंट में क्या भाई, तो कैश परचेजेज हुआ है, मतलब गुड्स या सर्विसेज परचेज किया है, कैश किया है कैश में, तो वो दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद कैश पेड टू सप्लायर और क्रेडिटर, क्रेडिटर या सप्लायर को जो पैसा पे किया गया है, दिया गया है, वो दिखाते हैं। फिर कैश पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को किसी तरह का सैलरी वेजेस वगैरह कुछ पे किया गया है, उससे दिखाते हैं। और फिर कैश पेड फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा भी बिजनेस को ऑपरेट करने पे खर्च होते हैं बहुत सारे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब है, तो वो जो पे किया गया तो उसे दिखाते हैं। इसका टोटल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए में कैश रिसिप्ट सारा टोटल कर लिया, और बी में सारा कैश पेमेंट जो है वो टोटल कर लिया, ठीक है। अब ए में से, मतलब रिसिप्ट में से, कैश के रिसिप्ट में से बी कैश का पेमेंट है ना, इसे घटाते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ए का टोटल हो गया जो रिसिप्ट हुआ, और ये बी का टोटल हुआ जो पेमेंट हुआ, और ए में से बी को घटाया तो क्या निकल गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये निकल गया। इसके निकलने के बाद इसमें से टैक्स पेड अगर है तो उसे घटाएंगे, ठीक है। और सीधा टैक्स पेड है तो टैक्स पेड को घटा देना है। पर कई बार ऐसा होता है कि टैक्स पेड भी दिया हुआ है, रिफंड ऑफ टैक्स भी दिया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, टैक्स पेड में रिफंड ऑफ टैक्स घटाने के बाद जो बचेगा उसे घटाएंगे। उसे घटाने पे जो आएगा वो होगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब इस कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुआ है तो उसे ऐड करते हैं, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है तो उसे लेस करते हैं। तो हमारा जो फाइनली निकल के आता है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है नेट कैश फ्लो और नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्लो कब लिखेंगे, जब पॉजिटिव आया, प्लस में आया है, ठीक है। और यूज्ड कब लिखेंगे, जब ये माइनस में निगेटिव आया है, ये जो फाइनल बैलेंस आया निगेटिव आया तब यूज होगा। फ्लो मतलब पैसा का इनफ्लो हुआ है, पैसा बिजनेस में आया है, और यूज तब जब बिजनेस से पैसा गया है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, अगर पॉजिटिव आया, प्लस में आया ये तो नेट कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और माइनस में आया तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो है हमारा स्पेसिमेन। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कैश फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट मेथड में। अब इसमें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगर डायरेक्ट दिया हुआ सीधा दिया है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इतना, तब तो वो लिख दिया, लेकिन कई बार ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। और उसी तरह कैश पेड टू सप्लायर और क्रेडिटर, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है वो भी देखेंगे। और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, तो चार तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। क्या क्या के रिगार्डिंग, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसके रिगार्डिंग हो सकता है,
ठीक है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सैलरी का हो, रेंट का हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। और इसके अलावा प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम एक ही बात है, इसके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। और इसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसके भी कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इन सब के अलावा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का भी कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग कैश पेड टू डेट क्रेडिटर्स और सप्लायर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और कस्टमर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। फिर एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या तरीका अपनाएंगे, कैसे करेंगे वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले भाई कैश जो जनरेट होता है सेल से, वो कैसे कैसे होता है। तो दो चीज से होता है। कैश जनरेटेड फ्रॉम सेल्स, क्या क्या मिलाकर, तो एक जो नगद बेचा गया कैश सेल्स प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये दोनों का जोड़ जो है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम सेल्स है। तो इससे जो कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो भाई कैश सेल्स में जोड़ते हैं क्या क्या, ऐड ओपनिंग डेटर्स, ठीक है, इसे जोड़ते हैं ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को क्या करते हैं कैश सेल्स में जोड़ देते हैं। और घटाते क्या क्या है, तो लेस करते हैं क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, इसे क्या कर, और इसके अलावा अगर बैड डेट्स है और डिस्काउंट अलाउड है, मतलब डेटर्स को डिस्काउंट दिया गया, या फिर सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड, तो इन सब को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई, तो क्या पता चला, कैश सेल्स में ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग बिल रिसीवेबल को जोड़ लेते हैं, और घटाते क्या क्या है, तो क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, ये सारे को घटाते हैं। तो ये जो घटाने के बाद आता है वो जो हमारा निकलता है वो निकलता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये हो गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं कैश पेड टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स, तो वो कैसे, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम परचेज कैसे होता है भाई, जैसे कैश जनरेटेड फ्रॉम सेल्स कैसे हुआ, कैश सेल्स प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर को कैलकुलेट करने का ये तरीका। अब है कैश जनरेटेड फ्रॉम परचेज में क्या क्या का एडिशन रहता है, फ्रॉम परचेज में आता है कैश परचेजेज प्लस कैश पेड टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो देख लेते हैं।
कैश परचेज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, और ओपनिंग बिल्स पेएबल को ऐड करते हैं, ठीक है, और घटाते क्या है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेएबल, डिस्काउंट रिसीव, और परचेज रिटर्न, इन सबको घटाते हैं। तो घटाने के बाद जो आता है वो आता है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। तो इस तरह से हम कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर को कैलकुलेट करते हैं और कैश पेड टू क्रेडिटर को कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने बताया कि कुछ सारे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, तो उनका कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है, उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो एडजस्टमेंट क्या सारे के रिगार्डिंग हो सकता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रिगार्डिंग हो सकता है, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, और उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, और इसके अलावा स्टॉक, इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अक्रूड इनकम या एडवांस जो भी है वो कुछ भी हो सकता है, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जिससे रिलेटेड है उसमें ये ध्यान देना है कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ओपनिंग वाले को रिलेटेड एक्सपेंस या रिलेटेड इनकम के साथ जोड़ेंगे और क्लोजिंग वाले को रिलेटेड एक्सपेंस या रिलेटेड इनकम से घटा देंगे। बात समझ में आ गया। ओपनिंग यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो बैलेंस दिया हुआ है उससे जोड़ देंगे और एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस दिया हुआ है उसे घटा देंगे, ठीक है। पर किसमें, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनमें क्या बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन तीन में वही करना है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो बैलेंस दिया हुआ है उसे ऐड करेंगे और एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस दिया हुआ है उसे घटा देंगे। मतलब ओपनिंग बैलेंस को जोड़ देंगे, क्लोजिंग बैलेंस को घटा देंगे। पर प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक के संबंध में उल्टा करना है, क्लोजिंग वाले बैलेंस को यानी एंड ऑफ द ईयर वाले बैलेंस को जोड़ देंगे और बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस को घटा देंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर है। और एक बात और, कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस है या अप्रोप्रिएशंस है, उस पर हम लोग जब कैश फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट मेथड में, वहां पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना ना, इसलिए कि नॉन कैश एक्सपेंस और कोई भी अप्रोप्रिएशन कैश के फ्लो को प्रभावित नहीं करता, कैश के फ्लो को इफेक्ट नहीं करता। तो भाई क्या सारे होते हैं जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस में हो गया, क्या हो गया, तो डेप्रिसिएशन किसी फिक्स्ड एसेट्स पे है तो ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ये नॉन कैश एक्सपेंस है। या फिर राइटिंग ऑफ गुडविल को राइट ऑफ किया तो ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इस पे भी ध्यान नहीं देना है। उसके बाद अमोर्टाइजेशन, कोई अमोर्टाइजेशन है फिक्टिशियस एसेट्स का, अमोर्टाइजेशन ऑफ
फिक्टिशियस एसेट्स, तो भाई उस पर भी ध्यान नहीं देना है। जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो कैश के फ्लो को प्रभावित नहीं करता। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर राइट ऑफ हो रहा है इसे भी नहीं लेना, इस पर भी ध्यान नहीं देना। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, या एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, वो है उस पर भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। शेयर्स और डिवेंचर्स, ठीक है। इस पे तो ये सारा नॉन कैश एक्सपेंस है, इसे जब कैश फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट मेथड से तो बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। क्या? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, राइटिंग ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ एनी फिक्टिशियस एसेट, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई राइट ऑफ हो रहा है तो, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, ये सारा है तो इस पे ध्यान नहीं देना है। ये सारा नॉन कैश एक्सपेंस है। अब आ जाते हैं कि अप्रोप्रिएशन, दूसरा क्या मैंने बताया, अप्रोप्रिएशन, उस पर भी ध्यान नहीं देना है। तो अप्रोप्रिएशन में क्या सारा हो सकता है, तो यहां पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अप्रोप्रिएशन में क्या सारा हो सकता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, ये सारा अप्रोप्रिएशन है। प्रपोज्ड डिविडेंड, तो इन पे ध्यान नहीं देना है। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड का पूरा फॉर्मेट समझा, कैलकुलेशन जो करेंगे कैश फ्लो का, ठीक है। और उससे रिगार्डिंग जो कुछ सारे आइटम उसका एडजस्टमेंट है या उसे कैलकुलेट करना है, उसका क्या तरीका होगा वो हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें से हम लोग कुछ एक सवाल बनाएंगे इसे डायरेक्ट मेथड पे, जिसमें कैश का फ्लो का कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।